देखिए भैया, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको सेल पढ़ाया था, डिस्चार्जिंग इक्वेशन चार्जिंग इक्वेशन दोनों पढ़ा दिया था, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम डिस्चार्जिंग इक्वेशन को ही लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो सेल के भी दो तरह की कॉम्बिनेशन होते हैं, पहला क्या होता है सीरीज और दूसरा क्या होता है पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पता है भैया करंट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्या करता है सब में, ठीक है। और आपका जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, सॉरी करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है सेम रहता है। करंट क्या होता है सेम रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, और पोटेंशियल क्या करता है डिस्ट्रीब्यूट करता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, याद है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसी प्रॉपर्टी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये कुछ सेल है, पहले सेल का ईएमएफ E1 है, दूसरे सेल का ईएमएफ E2 है, तीसरे सेल का ईएमएफ E3 है। तीनों सेल का ईएमएफ अलग अलग। अच्छा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है R2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है R3 है। यहां से करंट I निकला, ठीक है। यहां से यहां पे भी आई जाएगा और यहां से भी क्या होगा आई ही जाएगा, क्योंकि ये तीन के तीनों किसमें लगे हैं सीरीज में लगे, ठीक है। और हमने यहाँ पे जोड़ रखा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्या जोड़ रखा है, और ये करंट यहां से होता हुआ इसके पास चले आएगा, क्योंकि आपको पता है वोल्ट मीटर हमने इसलिए लगा रखा है ताकि इसके अक्रॉस का हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सके। इसके अक्रॉस का हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सके, कोई भी करंट इसके अंदर से नहीं जाएगा, आपको बताया था। क्योंकि एक वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है इनफाइनाइट होता है, इसलिए उसके पास उससे पास होने वाले करंट की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया पूरा का पूरा करंट यहां से निकला, इससे वही करे सेम करंट वही सेम करंट होता हुआ ऐसे करके चला गया, ठीक है। अब आपको पता है जब करंट यहां से पास हुआ था तो इसके अक्रॉस में कुछ पोटेंशियल आया होगा, और उस पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी आई इंटू में आर, आई इंटू में। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किसने किया होगा इस वोल्ट मीटर, ठीक है। तो मैंने माना इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल आया वो कितना आया था V आया था, कितना आया था। तो आपको पता है इसके अक्रॉस का जो भी पोटेंशियल होगा वो इन तीनों सेल के पैरेलल ही होगा। अगर मैं देखूंगा इन तीनों सेल का जो कॉम्बिनेशन होगा वो इस पोटेंशियल के क्या होगा पैरेलल होगा। तो इसका पोटेंशियल क्या है V, तो इन तीनों का भी क्या होगा मिला के V ही होगा। इन तीनों पर कुल पोटेंशियल मिलाकर के उतना ही होगा जितना इस पे, क्योंकि इसके ऊपर कुल कितना है, इसके ऊपर कुल कितना है V, इसके ऊपर कुल पोटेंशियल V है। और इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो इसके साथ क्या है पैरेलल में है, तो इन तीनों पे ही मिलाकर कुल कितना होगा V। अच्छा, मैंने मान लिया उस V का V1 पार्ट क्या हो गया यहां पर आ गया, उस V का जो यहाँ पर पोटेंशियल है उस V का V2 पार्ट क्या हुआ यहाँ पर आ गया, और इसी V का V3 पार्ट क्या हुआ यहाँ पर आ गया, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, टोटल पोटेंशियल तीनों के ऊपर क्या है V है, क्योंकि इसके पैरेलल में। लेकिन उसका V1 पार्ट यहाँ पर, V2 पार्ट यहाँ पर और V3 पार्ट यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आपको पता है V क्या है टोटल पोटेंशियल, और वो किसके बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के, ठीक है। अच्छा, तीनों सेल क्या हो रहे हैं चार्ज या डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज, क्योंकि तीनों सेल के पॉजिटिव से क्या निकल रहा है करंट, जहां पर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है वो सेल क्या होता है डिस्चार्ज होता है। तो आपको पता है डिस्चार्जिंग इक्वेशन क्या होती है E इक्वल्स टू V प्लस आई आर। तो आपको V की वैल्यू निकालनी है तो V क्या होगा E माइनस आई आर। V क्या है टोटल पोटेंशियल, क्या है, और टोटल पोटेंशियल किसके बराबर होगा टोटल ईएमएफ, करंट सेम है सबके साथ, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ये क्या हुआ टोटल पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, ये V की वैल्यू। अच्छा, V1 की वैल्यू क्या होगी, तो ईएमएफ E1 करंट क्या है उसके थ्रू I, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है R1, ठीक है। इसके बारे में है ना। V2 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है इसका ईएमएफ E2, करंट कितना है इसका I, और क्या होगा R2, और V3 की वैल्यू क्या होगी E3 अब यहाँ पर V की जगह पर आप ये रखो पूरा, और V1 की जगह पर आप ये रखो पूरा, V2 की जगह पर आप ये रखो पूरा, V3 की जगह पर आप ये रखो पूरा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे सारी वैल्यूज को रखा, तो इसकी जगह पर ये, इसकी जगह पर ये, इसकी जगह पर ये, और इसकी जगह पर ये, यहाँ पर IR3 होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे आया नहीं है फ्रेम में, ठीक है, हो गया। अब देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, इसको मैं लिखूंगा इसके बाद टोटल ईएमएफ इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ माइनस करंट इंटू में टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस E1 प्लस E2 प्लस E3, सारे E को साथ में लिख दिया, सबके आगे प्लस है तो प्लस लगा दिया। अच्छा, फिर इसको IR1 IR2 IR
3 को एक साथ लिखूंगा और आई क्या करूंगा, कॉमन ले लूंगा, क्योंकि सब में आई क्या है, सेम है, माइनस आई कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या R1 R2 R3 बचा। आपको पता है जब दो साइड एक दूसरे के बराबर होती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ईटी किसके बराबर होगा, टोटल ई में क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, और टोटल इंटरनल ये वाला पार्ट किसके बराबर होगा, माइनस आई आर टी इक्वल्स टू में किसके बराबर होगा, माइनस आई R1 प्लस R2 प्लस R3, माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो गया, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है भैया, तो अगर सीरीज में आपके सेल लगे हुए हैं और एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव लगा हुआ, तो उसमें कुल ईएमएफ क्या होगा, तीनों के सम के बराबर आएगा, और कुल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों के इंटरनल रेजिस्टेंस के सम के बराबर आएगा। ठीक है, मैंने कहा अगर एन सेल की बात की जाए तो टोटल ईएमएफ क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 EN। अगर सेल एन सेल है और इसी तरीके से जुड़े हुए हैं तो कुल ईएमएफ क्या होगा, ये होगा। अच्छा, कुल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो भैया कुल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा आपका पहले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डॉट 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 एनवे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एन आइडेंटिकल सेल है। अगर मान लीजिए सारे सेल के आइडेंटिकल है और आपने इसी सीरीज कॉम्बिनेशन लगा रखा, सबका ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, तो उस केस में आपके सेल की संख्या कितनी है, एन सेल है, तो आपको कुल ईएमएफ कितना आ जाएगा, एन ई, क्योंकि ई को एन बार लिखने से बढ़िया है कि एन ई लिख दो, बात तो वही है। और कुल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, एन आर। ठीक है, चलो उसके बाद फिर मैंने बोला अगर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एक सेल का प्लस दूसरे सेल के माइनस, फिर दूसरे सेल का प्लस अगले सेल का माइनस, प्लस माइनस इस तरह कॉम्बिनेशन होता है, तो ईएमएफ हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन अगर एक का प्लस एक का माइनस फिर एक का माइनस एक का प्लस, इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो, मतलब सेम टर्मिनल जुड़ गया हो, तो उस केस में ईएमएफ सीरीज कॉम्बिनेशन में होने के बावजूद भी क्या होता है, माइनस आता है। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, जुड़ता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का कोई भी टर्मिनल नहीं होता, रेजिस्टेंस के पास कोई टर्मिनल नहीं होगा, रेजिस्टेंस हमेशा ऐड होगा। लेकिन ईएमएफ डिपेंड करेगा कि बैटरी किस तरीके से जुड़ी है। बैटरी अगर इस तरीके से जुड़ी होगी तो ईएमएफ प्लस होगा, बैटरी अगर इस तरीके से जुड़ी होगी तो ईएमएफ क्या होगा, माइनस होगा, ज्यादा माइनस कम। मान लीजिए इसका वोल्टेज 10 है, इसका 20 है, तो आप 20 माइनस 10 करोगे, और अगर इसका 20 है और इसका 10 है तो समझ गए, ऐसा करोगे। आगे बढ़ते हैं भैया, फिर मैंने कल ये बता ही दिया था, ये तो सेल लगा रखे, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से कनेक्टेड, तो भैया मैंने बोल दिया कौन ज्यादा है, E1 E2 से ज्यादा है, यानी इसका ईएमएफ क्या है, इसके ईएमएफ से ज्यादा है। तो जब इसका ईएमएफ इसके ईएमएफ से ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, डिस्चार्ज, और ये क्या होगा, चार्ज। क्योंकि आपको पता है हाइयर पोटेंशियल वाली या हाइयर ईएमएफ वाली बॉडी लो पोटेंशियल या लो ईएमएफ वाली बॉडी को हमेशा क्या करती है, चार्ज करती है। तो इसके पॉजिटिव से करंट निकलेगा और इसके पॉजिटिव में जाएगा, जिसके पॉजिटिव में जाता है वो क्या होता है, चार्ज, जिसके पॉजिटिव से निकलता है वो क्या होता है, डिस्चार्ज। इसका इंटरनल ईएमएफ क्या है, E1 है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका ईएमएफ E2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R2 है। तो ये इक्वेशन लिख दीजिए, E1 की वैल्यू क्या होगी, V1 प्लस आई R1, आई सेम है ना दोनों में, करंट की वैल्यू क्या है, सेम है। ये क्या लिख रखा है V1, ये आई है, ये भी क्या है, मतलब इसने इसको यहाँ पे लगाना चाहिए था, इसकी वैल्यू, ये V2 यहाँ पे होगा, और करंट आई है वही करंट यहाँ पे, करंट दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, तो E1 किसके बराबर होगा, V1 प्लस आई R1, और E2 किसके बराबर होगा, क्योंकि वो डिस्चार्ज हो रहा है, सॉरी ये चार्ज हो रहा है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, चार्जिंग इक्वेशन, और ये क्या है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसकी कौन सी इक्वेशन होगी, डिस्चार्जिंग इक्वेशन। ठीक है, याद है, चलो भैया अब आते हैं भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। क्या आते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम सेल को कुछ इस तरीके से जोड़ते हैं, इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है, इसका ईएमएफ E3 है, इसका ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R2 स्मॉल R2, इसका क्या है, स्मॉल R3 है। ठीक है, अच्छा अब देखिए हमने क्या किया, इनको इस तरीके से पैरेलल में कंबाइन करके एक वायर लिया और उसके अक्रॉस में हमने कितना रेजिस्टेंस जोड़ दिया, कैपिटल R। कैपिटल R क्या आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, जो सर्किट का रेजिस्टेंस होता है। और इसके अक्रॉस में जब इन तीनों का, आपको पता ना ये तीनों पैरेलल में, तो इस बैटरी की क्षमता अलग होगी, इस बैटरी की क्षमता अलग होगी, इस बैटरी की क्षमता क्या होगी, अलग होगी। ठीक है, तो यहां से करंट कितना निकलेगा, I1, यहां से कितना निकलेगा, यहां से कितना निकलेगा, I3, क्योंकि आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में बैटरी जो होती है अपना अपना करंट देती है। तो इसने कितना करंट दिया, इसने कितना करंट दिया, इसने कितना करंट दिया,
जब ये तीनों करंट यहां पर आएगा तो क्या बन जाएगा, आई की वैल्यू क्या होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर, क्योंकि इन तीनों को मिला करके ही यहाँ पर क्या है आई, तो आई की वैल्यू क्या होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर। अच्छा, इसका ईएमएफ क्या है, ई, इसका ईएमएफ क्या है E2, इसका ईएमएफ क्या है E3। तीनों किसमें लगे, पैरेलल में, किसके साथ, इस रेजिस्टेंस के साथ। जब इस करंट, ये करंट इस रेजिस्टेंस से जाएगा तो उसके अक्रॉस में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, मेजर कर लेगा। मान लीजिए कितना पोटेंशियल आया, V आया, क्या आया, V आया। V की वैल्यू किसके बराबर होगी, IR की। I क्या है, वो जो करंट आया है, R क्या है, इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो भैया पोटेंशियल इसके अक्रॉस में कितना आया, V, तो आपको पता है ये तीनों ही क्या है, इसके साथ पैरेलल में। तो अगर V पोटेंशियल इस पे आया तो V क्या होगा, इस पे आएगा, V क्या होगा, इस पे आएगा, V क्या होगा, इस पे आएगा, ठीक है। तो अब देखिए भैया, इससे करंट कितना निकला, I1, इससे करंट कितना निकला, I2, इससे करंट कितना निकला, I3। अच्छा, इन तीनों का सम किसके बराबर होगा, I के। तो I क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर। अच्छा, आपको पता है डिस्चार्ज, ये तीनों सेल क्या हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं। कैसे पता, क्योंकि तीनों के पॉजिटिव से क्या निकल रहा है, करंट निकल रहा है। जब तीनों के पॉजिटिव से करंट निकलेगा तो तीनों ही क्या हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं। डिस्चार्जिंग इक्वेशन क्या कहती है, E इक्वल्स टू V प्लस IR। तो यहाँ पर I की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए भैया, E माइनस V इक्वल्स टू में IR, तो I की वैल्यू क्या होगी, E माइनस V अपॉन में R, ठीक है। तो I क्या है, टोटल करंट, ये क्या है, टोटल करंट की वैल्यू क्या होगी, I क्या है, टोटल करंट है, टोटल करंट की वैल्यू क्या होगी, टोटल ईएमएफ, पोटेंशियल सब पे सेम ही है, अपॉन में टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। I1 क्या होगा, E1 पोटेंशियल क्या है उसके ऊपर, उसमें V, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है उसका R1। I2 की वैल्यू क्या होगी, E2 V R2। I3 की वैल्यू क्या होगी, E3 माइनस V R3, ठीक है भैया। ये I की जगह पर ये रख दो, रख दिया, I1 की जगह पर ये रख दो, रख दिया, I2 की जगह पर ये रख दो, रख दिया, I3 की जगह पर ये रख दो, रख दिया, ठीक है भैया। अब इसके बाद हमारी नॉर्मल सी कैलकुलेशन है छोटी सी, आपको पता है भैया, A प्लस बी अपॉन में C है, तो क्या होगा, A बाय में C और B बाय में C लिख सकते हैं उसको। अगर A प्लस बी अपॉन में C है तो A बाय में C होता है, B बाय में C होता है। चलो, इसी के इस्तेमाल करते हुए हमने क्या लिख दिया, ET अपॉन में RT, V अपॉन में RT, कोई दिक्कत तो नहीं है। E1 अपॉन में R1, V अपॉन में R1, ठीक है भैया। E2 अपॉन में R2, V अपॉन में R2, E3 अपॉन में R3, V अपॉन में R3, लिख दिया। चलो, अब हमने क्या किया, सेम चीजों को एक साथ ऐड कर दिया, इसको एक साथ ऐड कर दिया, इसको एक साथ ऐड करके हम देख रहे हैं सब में से V क्या हो रहा है, माइनस V कॉमन आ रहा है, माइनस V कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 1 बाय में R1, 1 बाय में R2, 1 बाय में R3। अच्छा, जब दो चीजें आपस में बराबर होती है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये किसके बराबर होगा, इसके, तो इसको इसके बराबर कर दिया। ये किसके बराबर होगा, इसके, तो इसको बराबर करके हमने क्या किया, ये वाला पार्ट इस पूरे के बराबर होगा। तो माइनस बी से माइनस बी क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो 1 बाय में RT बचेगा यहाँ पर, वो किसके बराबर आएगा, माइनस बी से माइनस बी क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो 1 बाय में RT की वैल्यू किसके बराबर होगी, समझ गए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला ये होता है, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं भैया, अगर अपने पास n सेल है, क्या है, n सेल है, तो ये कहां तक जाएगा, E1 अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2 प्लस E3 अपॉन में R2 डॉट 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 En अपॉन में Rn, ठीक है। अगर अपने पास n सेल है तो उनका इंटरवल क्या होगा, 1 बाय में RT इक्वल्स टू 1 बाय में R1, 1 बाय में R2, 1 बाय में R3 डॉट 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 1 बाय में Rn, ठीक है। अगर हमारे पास n आइडेंटिकल सेल है, क्या है, आइडेंटिकल सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों ही क्या होते हैं, बराबर आते हैं, क्या आते हैं, बराबर आते हैं। तो हम E की जगह पे E की जगह पर E1 की जगह पे E रखेंगे, R1 की जगह पे R रखेंगे, बाकी सारे E अपॉन में R1 R, E अपॉन में R, E अपॉन में R, कहां तक, N तक। तो इतना लिखने की बजाय हम क्या लगा दे, N लगा देते तो क्या होगा, N अपॉन में R। यानी ये टोटल ईएमएफ निकालने का ये फॉर्मूला होता है आइडेंटिकल का। वैसे तो टोटल ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला ये है पैरेलल में, ठीक है, और ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये है, ठीक है। अच्छा, अगर एन सेल की बात करूं तो एन सेल के लिए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस। और एन सेल की बात करूं और एन सेल आपके आइडेंटिकल सेल है तो कुल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, एन अपॉन में आर, और आर टी की वैल्यू क्या होगी, आर अपॉन में एन,
ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, एक बार फटाफट देख लीजिए आप। तो एन सेल के लिए आपका मामला ये जाएगा, एन आइडेंटिकल सेल के लिए। अब एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3 सेल होंगे आइडेंटिकल, तो 3E/r हो जाएगा। ई क्या है, ईएमएफ है उनका, आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। 4 सेल होंगे तो 4E/r हो जाएगा। और यहाँ पर अगर 4 सेल होंगे तो R/4, 10 सेल होंगे तो R/10। अब देखिए नोट, नोट में क्या लिखना है, व्हेन बोथ इंटरनल, आप देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको दिया है, तो उस केस में आपको करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला वैसे होता है क्या, करंट इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, यही होता है। लेकिन हम यहाँ पर पोटेंशियल की यहाँ पे ईएमएफ का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, ईएमएफ का। तो जब ईएमएफ आएगा तो पोटेंशियल की यहाँ पे क्या होगा, ये लिखा जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, एक तो सर्किट का रेजिस्टेंस जिसको मैं कैपिटल आर लिखता हूं, और एक सेल का रेजिस्टेंस होता है जिसको मैं इंटरनल रेजिस्टेंस लिखता हूं। तो ये हो जाएगा आपका करंट का फॉर्मूला, जब आपको ईएमएफ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस देते हैं तो करंट का फॉर्मूला ये हो गया। एक्चुअल में ये डिस्चार्जिंग इक्वेशन ही है, कैसे पता, तो आई इक्वल्स में ई अपॉन में क्या लिखा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर लिखा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो क्या हुआ, आई आर और आई स्मॉल आर। तो आई आर क्या होता है, वी होता है, आगे ना भाई, है तो डिस्चार्जिंग इक्वेशन। तो एक सेल है जिसका ईएमएफ E1 है, रेजिस्टेंस R1 है, ईएमएफ E2 है, रेजिस्टेंस R2 है, ईएमएफ E3, ये तीनों किसमें है, सीरीज में, और इनके साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या लगा हुआ है, R। तो कुल करंट कितना आएगा, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, गलत बना रखा डायग्राम, इधर आएगा, ठीक है, इधर से ऐसे करंट डायग्राम ऐसे बनाना, ठीक है, नीचे आएगा डिस्चार्ज हो रहा है ना। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल, तीनों सीरीज में है तो सीरीज में ईएमएफ क्या होता है, E1 प्लस E2 प्लस E3, और रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस और प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो करंट का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर एक, ये तो फालतू का क्वेश्चन करा दिया, इस क्वेश्चन का कोई यहाँ पर मतलब भी नहीं, ठीक है। कह रहा है फॉर अ ड्राइविंग अ सर्किट, एक सर्किट को ड्राइव करने के लिए, चलाने के लिए 3 एम्पियर का करंट कितने टाइम तक जाता है, 300 सेकंड तक, 5 मिनट बोले तो 300 सेकंड। अच्छा 3 एम्पियर का करंट 300 सेकंड तक जाएगा तो कितना चार्ज सर्कुलेट करेगा पूरे सर्किट में, चार्ज क्या होता है, करंट इनटू में टाइम होता है। 300 एम्पियर का, 3 एम्पियर करंट 300 सेकंड के लिए अगर सर्किट में चलता है तो कितना चार्ज सर्कुलेट करेगा, तो भैया 900 कूलम चलेगा। अब 900 कूलम चार्ज किसने प्रोवाइड किया है, बैटरी ने। तो बैटरी के द्वारा किया गया वर्डन इसने दे रखा है 900 जूल, क्या दे रखा है, तो कह रहा है बैटरी का पोटेंशियल निकालिए, क्या निकालिए, या ईएमएफ। तो आपको पता भैया पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन में चार्ज होता है। कितना वर्क किया बैटरी ने, कितना कूलम चार्ज आया, बैटरी का पोटेंशियल कितना हुआ, 1 वोल्ट, ठीक है, समझ लो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन ही वाला। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, जैसे ओपन सर्किट होगा, ओपन सर्किट में पोटेंशियल जो होता है वो ईएमएफ के बराबर आता है, या फिर आपसे ये बोलेगा, बताया था ना आपको मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो ईएमएफ के बराबर आता है ओपन सर्किट में, यानी जहां पे करंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, वहां पर पोटेंशियल जो होता है वो ईएमएफ के बराबर आता है। या ऐसा बोला जाएगा कि एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर से नापा जा रहा है, किससे, हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर, मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है, यानी सेल में जोड़ने के बाद भी वहां से करंट नहीं फ्लो करेगा, और जब करंट फ्लो नहीं करता तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यु भी क्या होती है, ईएमएफ के बराबर होती है, याद है, फिर ध्यान रखिए। कह रहा है भैया अ वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस क्या है भैया, 998, ठीक है भैया, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल जिसका ईएमएफ कितना रखा है, 2 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, 2 ओम है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो सेल के अक्रॉस में हमने क्या जोड़ा भैया, रेजिस्टेंस जोड़ा है, क्या जोड़ा है, हाँ वोल्ट मीटर जोड़ा है, मतलब इसका रेजिस्टेंस फाइनाइट है, क्या है इसका, जब फाइनाइट रेजिस्टेंस वाला, देखिए ये सेल है, इसके अक्रॉस में आपने एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया जिसका फाइनाइट, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नहीं है, फाइनाइट है, तो फाइनाइट है तो करंट निकलेगा, यहां से करंट निकलेगा। इसने जो इसका ईएमएफ कितना रखा है, 2 वोल्ट, क्या रखा है, 2 वोल्ट, और इसने जो मेजर किया क्या किया होगा, ई नहीं किया होगा,
अब ई नहीं मेजर कर पाएगा क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, क्या कर रहा है? तो इस बार जो ये मेजर करेगा वो वी ही रहेगा, और वी की वैल्यू क्या होगी? भी आपकी दे रखे यहाँ पे, कहाँ गया? अच्छा नहीं, ये नहीं निकालना अपने को, ये पूछ रहा है ये क्या होगा, वी निकालना है। और सर्किट में आपका करंट कितना है? करंट नहीं रखा, और वोल्ट, अच्छा करंट निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं, करंट भी निकल आएगा। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 998 ओम, क्या है? तो सबसे पहले करंट निकाल लो। करंट का फॉर्मूला क्या था? ईएमएफ फॉर्म में कैपिटल रेजिस्टेंस मोर स्मॉल, ठीक है, यही था। ईएमएफ कितना भैया? 2। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना भैया? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो कि क्या है? 998। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना भैया सेल का? 2 ओम। क्या देखा? तो जोड़ दीजिए तो क्या हुआ? 2 अपॉन में 1000, यानी क्या हुआ? 0.002 एम्पियर। क्या आ गया? करंट आ गया। क्या आ गया? आपको क्या निकालना है? ये वी निकालना है। क्या निकालना है? ये सेल चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि इसके पॉजिटिव से करंट निकल रहा है। डिस्चार्जिंग इक्वेशन क्या कहती है? इक्वल टू वी प्लस आई आर। ई कितना है? 2। वी कितना है भैया? निकालना है। आई कितना है भैया? वो निकाल रखा है 0.002। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है भैया? 2। सॉल्व कर लीजिए, वी आ गया, हो गया, आ गया, ठीक है, ये आ गया, वी निकल आया। अब कह रहा है कि भैया जो सेल का ईएमएफ है वो कितना? 2 वोल्ट है, और जो बाहर आपको पोटेंशियल मिल रहा है, जो वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है, वो कितना है? 1.996 वोल्ट। तो कह रहा है भैया बताओ कितनी परसेंट की एरर आ रही है। हम क्या, हमारे हमें हमें पता है कि भैया सेल का पोटेंशियल कितना है, सेल का ईएमएफ कितना? 2 वोल्ट। बाहर भी 2 वोल्ट आना चाहिए, और रूल के अकॉर्डिंग बाहर भी। अरे भैया अभी दे जाऊंगा, अभी क्लास ले रहा हूं मैं, अभी दे जाऊंगा, क्लास ले रहा हूं मैं, कॉल करूंगा, मिल जाना मेरे को, ठीक है, कहीं मिल जाना, ठीक है। तो भैया देखिए बैटरी में क्या लिखा था? 2 वोल्ट। बाहर कितना आया? तो बोला कितने परसेंट की एरर आई है इसमें। हमें क्या हम चाहते थे कि भैया 2 वोल्ट लिखा तो 2 वोल्ट मिले, लेकिन आया कितना? तो एरर कितनी आई है? तो भैया एरर निकालने के लिए आपको पता है ये ट्रू वैल्यू है, ये मेजर्ड वैल्यू है। एरर क्या होती है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, यानी 2 माइनस 1.996 अपॉन में टोटल वैल्यू कितनी है भैया? 2। गुणे में क्या होता है? तो इतने परसेंट की एरर आई है आपके अंदर, एरर निकालना है। कितने परसेंट की एरर आई है किसके अंदर? वोल्टेज के अंदर। तो वो कैसे निकालेंगे? जैसे आपके मार्क्स आए 3, कितने में से? 10 में से, तो परसेंट क्या हुआ? 3/10 इंटू में 100, यानी 30% मार्क्स आया। ऐसे ही मैं बोलूंगा आपका इतना पोटेंशियल आया है, तो बताओ पोटेंशियल में कितनी कमी आई है, कितने परसेंट की कमी आई है? तो कमी कितनी है? 2 माइनस 30, ये कमी होगी। कितने में कमी आई है? इतने में, गुणे में 100। तो वही क्या एरर आई है आपके अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, देखिए सुन लीजिए। कह रहा इन सर्किट शोन, सर्किट तो नहीं रखा लेकिन आसान है। वोल्ट मीटर कितना रीड कर रहा है? 1.5। व्हेन द की इज ओपन, की ओपन है तो करंट नहीं फ्लो कर रहा, की ओपन है, करंट नहीं फ्लो कर रहा। करंट नहीं फ्लो करेगा तो उस वक्त जो पोटेंशियल होता है वो किसके बराबर होता है? ईएमएफ के। यानी एक्चुअल में क्या है? ये ईएमएफ है। क्या है ये? क्योंकि सर्किट में करंट नहीं फ्लो कर रहा। व्हेन द की इज क्लोज, जैसे की को क्लोज कर दिया गया, अब पोटेंशियल कितना हो गया? 1.5। तो ये 1.35 वोल्ट क्या है? जब की क्लोज हो गई, करंट फ्लो करने लगा, तो उस वक्त जो पोटेंशियल होता है वो वी बन जाता है। क्या बन जाता है? याद है, ठीक है। कह रहे भैया अगर करंट की वैल्यू कितनी है? 1.5 एम्पियर है, तो आपको क्या निकालना है? ईएमएफ। ईएमएफ तो भैया आपका आ गया 1.5, क्योंकि सर्किट ओपन है। फॉर ओपन सर्किट द वैल्यू ऑफ वोल्ट मीटर, द वैल्यू ऑफ रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इक्वल्स टू ईएमएफ। अगर ओपन सर्किट रहता है तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होती है वही क्या होती है? ईएमएफ होता है, ठीक है। और पोटेंशियल कितना है? जब सर्किट करंट करंट की वैल्यू 0 थी तो ये था। जब करंट क्या हो गया? 1.5 एम्पियर हो गया, तो वोल्टेज ये हो गया, यानी ये ईएमएफ नहीं होगा, ये भी होगा, टर्मिनल पोटेंशियल होगा। आपको करंट की वैल्यू दे रखी है, आपको क्या निकालना है भैया? इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो भैया आपको पता है सेल डिस्चार्ज हो रहा है क्योंकि करंट निकल रहा है उससे। डिस्चार्जिंग इक्वेशन होती है E इक्वल्स टू B प्लस आई आर। तो आर क्या होगा? E माइनस V अपॉन में आई। E कितना है भैया? 1.5। V कितना है भैया? 1.35। और आर आई कितना है भैया? 1.5। में सॉल्व कर लो, आर आ गया, कर लोगे?
अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सेल ऑफ ईएमएफ कितना भी है 2 वोल्ट, इंटरनेशनल कितना है, ईएमएफ 2 वोल्ट है, इंटरनेशनल कितना है, बोलो जल्दी बोलो, 0.1 एम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 3.9 ओम, ठीक है। और व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, आपको वी निकालना, कर लोगे, डिस्चार्जिंग इक्वेशन है तो ई कोस में वी प्लस आई, यार आई तो दे नहीं रखा, आई निकल आएगा, तो ई इक्वल्स टू वी प्लस आई की वैल्यू क्या होती है, ई अपॉन में कैपिटल आर प्लस इंटू में स्मॉल आर, इधर रखा है, वी इधर रखा है, इधर रखा है, कैपिटल आर रखा है, स्मॉल आर रखा है, नहीं रखा, निकालना क्या, वी निकाल, अरे ये तो यही निकाला ना, बाकी सब रखा है, बाकी ये रखा है, 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 अब भी निकाल लोगे, निकल आएगा, चलो भैया आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। अब देखो यहां पर भी कह रहा है रीडिंग ऑफ हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर, हाई रेजिस्टेंस है, करंट पास नहीं होगा, करंट की वैल्यू 0 होगी, तो जो वो पोटेंशियल मेजर करेगा वो क्या होगा भैया, ईएमएफ के बराबर है, 2.2 वोल्ट दे रखा है आपको, ठीक है। व्हेन द टर्मिनल ऑफ द सेल आर आल्सो कनेक्टेड टू द रेजिस्टेंस, कितना है भैया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 5.5 ओम, ठीक है। एंड द वोल्ट मीटर रीडिंग ड्रॉप, जैसे ही इसको कनेक्ट किया हमने 5 ओम को कनेक्ट किया, तो 5 ओम तो फाइनाइट रेजिस्टेंस है ना, करंट आएगा, करंट आएगा तो पोटेंशियल जो होगा वो गिर गया, कितना गिर गया 2.2 वोल्ट से 1.8 वोल्ट, यानी ये क्या है वी दे रखा है, क्या दे रखा है, आपको निकालना क्या भैया, फाइंड द स्मॉल आर, तो आपको क्या दे रखा है ई आर और वी दे रखा है, आपको निकालना स्मॉल आर, तो यहाँ पर जैसी फाइनाइट रेजिस्टेंस लगाया वैसे सेल से करंट फ्लो कर गया, करंट फ्लो कर गया तो आपका ईएमएफ अब वी बन जाएगा, और वी की वैल्यू क्या होती है ईएमएफ से कम हो जाती है, तो इस सेल से करंट निकल रहा है, तो उस केस में आपका सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो ई इक्वल्स में वी प्लस आई आर, आपको क्या निकालना है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी ई माइनस बी अपॉन में आई, सब कुछ दे रखा है, ई वी और करंट, करंट नहीं रखा क्या, करंट नहीं रखा, इसका भी जुगाड़ अपने पास, मैंने कल एक कैलकुलेशन बताई थी, मैंने कहा था यहाँ पर कैपिटल आर से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर कैपिटल आर से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ई माइनस वी अपॉन में क्या हुआ, आई इंटू में आर क्या होता है वी होता है, और ये आर होता है, अब यहाँ पर सब कुछ दे रखा है आपको, ई दे रखा है, वी दे रखा है, वी दे रखा है, आर दे रखा है, आ गया, कर लो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, देखिए ड्राई सेल, इसका ईएमएफ कितना है भैया, बोला 1.6 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.1 ओम, कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम, ठीक है, ठीक है। द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल इस कितना है 2 एम्पियर है, आपको निकालना क्या भैया वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर, यानी आर के अक्रॉस में वी निकालना, वी निकालना, मतलब आपको क्या निकालना है वी निकालना, तो भैया क्या होगा सेल डिस्चार्ज ही हो रहा है, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप, आर नहीं निकालना, अच्छा आर आर है, ये आर ओम है कि मतलब ये भी निकालना अपने को, कैपिटल आर भी निकालना अपने, ठीक है। तो चलो भैया क्या सबसे पहले आपको बता दूं मैं आपको कैपिटल आर की वैल्यू क्या होती है, हमें क्या दे रखा है करंट दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, एक्सटर्नल दे रखा है, ईएमएफ दे रखा है, कैपिटल आर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कैपिटल आर क्या होगा, अगर आपको करंट याद है तो क्या होता है ईएमएफ अपॉन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस करंट कितना है 2, ईएमएफ कितना है 1.6, आर आपको निकालना है, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी रखिए 0 पॉइंट, कर लोगे सोल्व, आ गया स्मॉल आर और कैपिटल आर आ गया, चलो जब कैपिटल आर आ गया तो आपको निकालना क्या वोल्टेज भी निकालना, क्या निकालना है वोल्टेज निकालना, वैसे तो वोल्टेज निकल आएगा, वोल्टेज क्या होता है करंट इनटू में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपको पता है, करंट आपको दे ही रखा है सर्किट में कितना भी है करंट 2 एम्पियर, तो आंसर आएगा 1.5 वोल्ट, 1 और 1.4 वोल्ट, अब आप 0.7 गुणे में करोगे तो क्या होगा 1.4 ही तो आएगा, है ना, लेकिन वैसे कर लो क्योंकि आपको पता है सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये इक्वेशन भी लगा के सकते हो, आई यार सब कुछ दे रखा है, ये वी निकाल लोगे, आई दे रखा है, स्मॉल आर दे रखा है, कर लोगे, हाँ सही तो है ये, वो ई प्लस
वो होता है जो तुझे पता है ना, वो ये होता है E इक्वल टू वी प्लस आई आर होता है। तो V क्या होगा, E माइनस आई आर ही तो होगा। डिस्चार्जिंग इक्वेशन तो है, समझ गए। अब देखिए भैया कह रहा है अब बैटरी ऑफ ईएमएफ कितना है, ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा सा, ठीक है। अब बैटरी ऑफ ईएमएफ कितना है E, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R, और करंट कितना दे रहा है, कब, जब 12 ओम का रेजिस्टेंस बाहर लगाया जाता है, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या आपका 12 ओम है। तो भैया आपको पता है E दे रखा है ये रहा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है स्मॉल r आपको पता नहीं है, करंट क्या है R, तो भैया आपको पता है करंट क्या होगा, यही होता है। करंट की वैल्यू कितनी रखी है, ईएमएफ नहीं दे रखा, आर भी नहीं दे रखा, लेकिन ये दे रखा, तो इक्वेशन बन गई पहली, बन गई पहली इक्वेशन। फिर कह रहा है दूसरे केस में हमने क्या किया, इस बारी आर को चेंज कर दिया, क्या कर दिया 25 ओम कर दिया, क्या कर दिया, सेल वही है, इंटरनल रेजिस्टेंस वही रहेगा, करंट कितना हो गया चेंज हो गया। तो इक्वेशन क्या होगी आई इक्वल टू ये पॉइंट में आर, सेकंड इक्वेशन बन गई। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करो और ई और आर की वैल्यू निकालो, ई और, तो कैसे भैया पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करो, ये रही पहली इक्वेशन, ये रही आपकी पहली इक्वेशन, ये रही आपकी दूसरी इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करोगे आर आ गया, और दोनों को सॉल्व करके जो स्मॉल आर की वैल्यू आई है किसी एक इक्वेशन में रख देना, तो आपका ईएमएफ भी आ जाएगा, ठीक है। देखिए धीरज बदमाश, वैशाली कौन है भाई मेरे ट्यूशन में, अच्छा सॉरी, ये नाम भी नहीं याद रहता, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ सेल, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इन कर्व की, तो ई वर्सेस आर ग्राफ बनाना है, ईएमएफ और रेजिस्टेंस के बीच का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो आपको पता है जब ये करंट जीरो होता है, ठीक है, समझिए, तो जो रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा ई के बराबर रहेगी, क्या रहेगी। देखिए मैं कह रहा हूं कि भैया आर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और अगर एक रेजिस्टेंस है, तो अगर करंट सर्किट में जीरो है, तो उस आर के ऊपर जो पोटेंशियल आएगा वो किसके बराबर आएगा, ई के बराबर आएगा, ठीक है, समझ गया। अगर करंट की वैल्यू जीरो है तो समझ लो, छोड़ो, करंट की वैल्यू जीरो है तो जो पोटेंशियल रहेगा बैटरी का वो हमेशा किसके बराबर रहेगा, चाहे कितना ही आर कम क्यों ना हो, चाहे आर कितना ही ज्यादा क्यों ना हो। देखिए दोबारा समझ, ये मैंने क्या किया, सर्किट में तैयार किया, ठीक है, यहां पर आपने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, लेकिन मैंने एक कंडीशन रख दी कि यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या जीरो है। जब करंट की वैल्यू जीरो है तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, मिनिमम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ईएमएफ के। अब कुछ आर की कोई भी वैल्यू हो, अगर करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो किसके बराबर रहेगा हमेशा, ईएमएफ के। तो ग्राफ देखिए, टोटल पोटेंशियल एपियर ऑन दी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके बराबर है हमेशा, ईएमएफ के बराबर, कब, जब करंट की वैल्यू क्या होगी जीरो। तो रेजिस्टेंस कुछ भी कर लो, हमेशा पोटेंशियल जो रहेगा किसके बराबर रहेगा, ईएमएफ के। क्यों, क्योंकि आपने करंट क्या है जीरो, अगर मान लीजिए जैसे ही करंट फ्लो कर जाएगा तो ये ईएमएफ से कम हो जाएगा पोटेंशियल, ठीक है, ईएमएफ से कम हो जाएगा पोटेंशियल। नहीं खैर ये गलत बनाया मैंने डायग्राम, ये ध्यान रखना, अगर करंट जीरो है तो रेजिस्टेंस की कोई भी वैल्यू उसके ऊपर जो पोटेंशियल आने वाला हमेशा क्या होगा, ईएमएफ के बराबर रहेगा। इतना जीरो रेजिस्टेंस में भी यही आएगा, थोड़ा रेजिस्टेंस आप बढ़ा दोगे तो भी आपका ईएमएफ ई रहेगा, थोड़ा रेजिस्टेंस और बढ़ा दोगे तो ये भी, हमेशा रेजिस्टेंस कुछ भी हो ईएमएफ हमेशा क्या रहेगा। अब देखिए अगला ग्राफ, पोटेंशियल वर्सेस रेजिस्टेंस ग्राफ। ये ग्राफ काफी लॉजिकल है। अच्छा आपको पता है कि जैसे जैसे आप आर की वैल्यू को बढ़ाते हो, वैसे वैसे सर्किट में करंट क्या होता है, कम होता चले जाता है, और जैसे जैसे सर्किट में करंट कम होता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता जाता है। बस देखो जब करंट बढ़े पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ती जाती है। देखो सर्किट में जैसे करंट जीरो है, करंट क्या हो गया, तो जो रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल आएगा वो किसके बराबर रहेगा, ईएमएफ के। और ईएमएफ क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल होता है। तो अगर मैं करंट की वैल्यू को धीरे धीरे कम करता जाऊं, करंट की वैल्यू को कैसे कम होती है, करंट की वैल्यू धीरे धीरे रेजिस्टेंस बढ़ाकर, यानी रेजिस्टेंस को आप बढ़ाते जाओ करंट क्या होगा, कम होता जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी।
करंट रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट क्या होगा, कम होता जाएगा। और जैसे जैसे करंट कम होता जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। कब तक बढ़ेगी, जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर नहीं हो जाता। वही है सर्किट में। हमने क्या किया, हमें ग्राफ बनाना है वी और आर के बीच का, पोटेंशियल और रेजिस्टेंस के बीच का। आप रेजिस्टेंस बढ़ाओ पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आपको पता है भैया रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो सर्किट में करंट क्या होगा, कम होता जाएगा। और सर्किट में करंट कम हो जाएगा तो पोटेंशियल अक्रॉस आर क्या होगा, बढ़ता जाएगा अप टू, जब तक वो क्या हो जाए, ई ना हो जाए। तो आप वही तो कर रहे हो, आप आर को बढ़ा रहे हो, करंट कम हो रहा है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो आर बढ़ गया, करंट कम हो गया, तो पोटेंशियल जो रेजिस्टेंस पे है वो क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, आर और बढ़ा दिया, करंट और कम हो गया, और जो रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल था उसकी वैल्यू क्या होगी, आर क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और जैसी करंट की वैल्यू जीरो होगी वैसी रेजिस्टेंस पे जो पोटेंशियल आएगा वो किसके बराबर आएगा, ईएमएफ के बराबर आएगा। अब आर कितना भी कर लो करंट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर 10 ओम पे करंट नहीं आ रहा है तो 11, 12, 13, 14 किसी पर भी नहीं आएगा। यानी सब पे जो भी पोटेंशियल रहेगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस में किसके बराबर रहेगा, ईएमएफ के बराबर। देखो इस रेजिस्टेंस पर भी ईएमएफ है, इस रेजिस्टेंस पर भी ईएमएफ है, इस रेजिस्टेंस पर भी ईएमएफ है। समझ गया। तो आप रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में ये पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन ये पोटेंशियल कब तक बढ़ेगा, जब तक कि ईएमएफ के बराबर हो जाए। ईएमएफ का मतलब करंट जीरो हो गया। अगर आपका इस रेजिस्टेंस पे करंट जीरो हो गया है तो यहां वाले पर तो जीरो ही रहेगा ना, है ना। तो सब पे क्या होगा, उसके अक्रॉस में पोटेंशियल रहेगा वो ई के बराबर रहेगा। ये ग्राफ देखना बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ। अभी थोड़ा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसको मैंने पिछले बैच में नहीं कराया था, लेकिन आप कॉपी कर लेना, ये कराऊंगा अगली क्लास। ठीक है भैया, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।